जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 7 जियोग्राफी के हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में आज हमारा जो अगला चैप्टर वह है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। आज हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। इसमें 3 मुख्य चीज़ें हैं। वन के बारे में बताया जाएगा, वनों के प्रकारों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और फिर आपको घास स्थलों के बारे में बताया जाएगा। विश्व के अन्य अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाने वाले घास स्थलों के नाम बताए जाएंगे आपको, ठीक है। और साथ में आपको तीसरे प्रकार की जो वनस्पति होती है वह भी बताई जाएगी। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अभी आप आगे चलेंगे तो तीसरी जो वनस्पति होती है वह होती है झाड़ियाँ, यानी जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, वह वनस्पति होती है, ठीक है। तो इसी क्रम में जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको PDF रीड करके सुनाते हैं, फिर उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर अंत में आपको MCQ और जो नोट्स होते हैं वह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। MCQ को चैप्टर के होते हैं। UPSC एस्पिरेंट यानी PT के हिसाब से जो आपको आप हल कर पाएंगे उन क्वेश्चन को, यदि आप इस चैप्टर के हर फैक्ट और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित रखिएगा ताकि हर लाइन की आपको विषय वस्तु समझ आ सके, और अंत में जब आपको MCQ कराए जाएँ तो आप झट उन क्वेश्चनों की आंसर दे पाएँ। शुरू करते हैं। जैसे कक्षा 7 के बच्चे को समझाते हैं उसी तरह कहानी से, जहाँ पर कहानी शुरू की गई है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृतियों में प्राकृतिक वनस्पति के बदलते स्वरूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। गिरिपाद का मतलब होता है हिमालय, कोई भी पर्वत हो उसके जो तल का भाग होता है उसे कहते हैं गिरिपाद, ठीक है। पैरों का भाग होता है उसे कहते हैं गिरिपाद, ठीक है। वहाँ पर कौन से वन है? यहाँ पर तो साल एवं सागवान के घने वन थे, वो वहाँ से आगे बढ़ गई तो वो भी क्या हो गया? अदृश्य हो गया। तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियाँ तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेड्रोन के फूल थे, ठीक है। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। तो ऊंचाई तक आपको लेकर जाया गया है, शंकुधारी वृक्षों तक। पर्वतों की ऊंचाई होती है वह अधिकतम ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उससे आगे छोटी छोटी घास पाई जाती है, जैसे लाइकेन हो गया है, ठीक है। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। जैसे स्थल की ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वनस्पति की विशेषताओं में भी भिन्नता आएगी, वो भी बदलेंगी, ठीक है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। अभी आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो तापमान कम होता जाता है, और जो हमारी सर्दी है वो हमें ज़्यादा लगने लगती है, ठीक है। तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। अब जितना अधिक मौसम ठंडा होगा वहाँ पर अलग ग्रीष्म स्थल की अपेक्षा अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तो जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पहला फैक्ट यह है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तापमान घटता जाएगा और वनस्पति में परिवर्तन आता जाएगा, वनस्पतियों में भिन्नता दिखाई देने लगेगी, और वनस्पति की जो वृद्धि है वह तापमान और नमी पर निर्भर करती है। ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो है डाल या मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। ये अन्य कारक हैं, ठीक है, गुण है, ये भी ध्यान रख लेना। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो 3 मैंने जो आपको बताई थी, पहली वन है भी, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन जो हैं वहाँ अधिक तापमान होता है और अधिक ही वर्षा होती है, वहाँ पर जय उगते हैं।
इन कारकों के आधार पर संघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। कहीं पर ज़्यादा तापमान ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर कम तापमान कम वर्षा होती है। तो वनों के भी प्रकार होते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। इन कारकों के आधार पर संघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, संघन जहाँ पर बहुत ही सघनता हो पेड़ पौधों की, और खुले का मतलब है जहाँ दूर दूर तक कोई ही पेड़ हो। ठीक है, अगला जो प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है वह है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यह कहाँ विकसित होते हैं? जहाँ मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। क्या? घास स्थल। आगे है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ठीक है, जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, शुष्क क्षेत्र होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना जो है अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपद्रवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। वह घूम कर आई थी, ठीक है, तो वहाँ पर सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जैसे कि उसके पिता ने उन्हें बताया, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। तो ऐसी ही वनस्पतियां उसने हिमालय की चढ़ाई करते हुए देखी। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। जलवायु में बदलाव होगा तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होगा? बदलाव होगा। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले अन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। तो अब आपको इनका विस्तार से गहन अध्ययन के साथ बताया जाएगा। वनों के बारे में बताया जाएगा। पहली प्राकृतिक वनस्पति भी वन होते हैं। तो वनों में पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण का मतलब क्या है? उष्ण का मतलब है गर्म। सदाबहार का वन मतलब क्या है? हमेशा हरे भरे रहने वाले। और वन का मतलब वन है उष्णकटिबंधीय, बहुत गर्म क्षेत्र में, बहुत वर्षा प्राप्त क्षेत्रों पे हमेशा हरे भरे रहने वाले वृक्ष। इसका साधारण मतलब ये है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ वर्षा भी बहुत अधिक मात्रा में होती है, 200 सेंटीमीटर से कई बार अधिक हो जाती है। ये घने वन भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। देखिए भाई, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को विषुवतीय रेखा मान लीजिए, तो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में से दो भागों में बांटती है, वह भूमध्य रेखा है। जहाँ पर आपको पता होगा कि सर्वाधिक जो ऊष्मा प्राप्त होती है सूर्य की, वो भूमध्य रेखा पर ही प्राप्त होती है। तो जहाँ पर तापमान क्या होगा? सर्वाधिक होगा। ठीक है, कर्क रेखा पर भी तापमान प्राप्त होता है और मकर रेखा पर भी तापमान प्राप्त होता है, लेकिन सर्वाधिक तापमान कहाँ प्राप्त होता है? तो वह हमारे भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है। अब भूमध्य रेखा पर जहाँ पर विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि जहाँ पर वर्षा भी बहुत होगी, क्योंकि जितना तापमान अधिक होगा वहाँ की आसपास की जो हवा है वह उतनी ही आर्द्रता को ग्रहण करेगी। जितनी ही आर्द्रता वहाँ पर होगी उतनी ही वर्षा की बूंदें बनेंगी, और वर्षा की बूंदें समूहित होकर क्या बनेंगी? बादल बनेंगे, और बादल से क्या होगी? वर्षा होगी। ठीक है, तो अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, उष्णकटिबंध के पास उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र गर्म होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एवं पूरे वर्ष जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से भी कई बार अधिक हो जाती है, क्योंकि जहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता। ठीक है, इसलिए जहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वृक्ष के वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, दिन के समय भी, कड़ी धूप के समय भी इन वृक्षों को चीरते हुए सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर जहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, जैसे देखिए भी उष्णकटिबंध वन है, बहुत ज़्यादा तापमान भी है और बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है, जहाँ पर किस प्रकार की कास्ट वाले यानी उसकी जो बाहरी परत होती है पेड़ की, शाल वाले पेड़ पाए जाते हैं, तो दृढ़ कास्ट वाले पाए जाते हैं। आप उदाहरण इसका याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार इन पर पीटी में क्वेश्चन घुमाकर बनता है, तो ये याद रखना आप। रोजवुड आबनुस महोगनी जिनके उदाहरण इधर देखिए। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि विश्व के फेफड़े ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है। ठीक है, पहले वन के प्रकार का आपको पता चला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे चलते हैं भाई, ये भी देख लीजिए। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ठीक है, यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर ही भी खा सकता है। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब क्या है? पर्णपाती वन का मतलब है कि जहाँ पत्तियाँ झाड़ दी जाती है। अब जहाँ क्या होगा?
जहाँ क्या हो गया अभी, जहाँ तापमान थोड़ा कम होगा, ठीक है, तापमान थोड़ा कम होगा और थोड़ी वर्षा भी कम होगी, इसलिए जब पर्णपाती वन कहलाते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ वर्ष में एक बार झड़ती हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन कहे वन होते हैं, जो अब देखो, अब इनका स्थान आपको ध्यान रखना है, पूरे विश्व में बताया जा रहा है। जो मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल सुरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म मौसम में जहाँ के वृक्ष क्या करते हैं, पत्तियाँ झाड़ देते हैं। जल को बचाने के लिए जो जहाँ के पेड़ होते हैं, जो सूक्ष्म मौसम में क्या करते हैं, वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में देखिए, जहाँ पर भी दृढ़ काष्ठ वृक्ष ही है, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से, तो साल है, सागवान है, शीशम है, नीम है। तो आप ये जो सह पर आते हैं ये आप ध्यान रखना, सेम ही है, ध्यान रह जाएंगे आपको। साल, सागवान, शीशम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। आगे है, इस काष्ठ वृक्ष, दृढ़ काष्ठ वृक्ष जो होते हैं, इनका फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन से होते हैं, बाघ होता है, शेर होता है, हाथी होता है, गोल्डन लंगूर होता है और बंदर आदि होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी ये देख लीजिए, डायग्राम में दिखाए गए हैं, ये पत्तियाँ झाड़ देते हैं वृक्ष में वर्ष में एक बार, ठीक है। आगे हमारे शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण का मतलब क्या है, ठंडे। सदाबहार का मतलब क्या है, हमेशा हरे भरे। वन का मतलब वन है, तो ठंडे प्रदेशों में सदा हरे भरे रहने वाले वन, ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो हम ऊंचाई के साथ बढ़ रहे हैं। भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद आप कर्क रेखा या मकर रेखा ले लीजिए उत्तर दक्षिण में, और उसके बाद के क्षेत्रों में होते हैं भाई शीतोष्ण सदाबहार वन। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं, जो मुख्यतः क्या होते हैं, जो सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर ही पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, ठीक है, और दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, जहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो देखिए भी, जहाँ इन वनों की विशेषता क्या है, जहाँ पर दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से वनों में, शीतोष्ण सदाबहार वन में। जहाँ अंतर आ रहा है वनस्पति में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाज, चीड़, ये जहाँ दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन। जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे, ऐसे ही ठंडे इलाकों के पत्ते झाड़ देने वाले एक साल में जो वृक्ष है उसे कहते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा और मकर रेखा से आगे बढ़ने पर, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ने पर, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं भाई, जो उत्तर पूर्वी अमेरिका में पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां सूक्ष्म मौसम में झाड़ देते हैं। जहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, ऐश, बीज आदि, हिरन, लोमड़ी, भेड़िए जहाँ के आम जानवर है, फिजेंट एवं मोनाल जैसे पंछी भी जहाँ पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि फिजेंट और मोनाल जैसे पंछी पाए जाते हैं और नीचे आपको वनों के प्रकार बताए जाएँ, तो उसमें आपका सही आंसर होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। देख लीजिए, फिजेंट का चित्र दिया हुआ है और नीचे मोनाल का भी चित्र दिया हुआ है। आगे चलते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, तो जो यूरोप और जो हमारा उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण यूरोप और पश्चिमी एशिया का ये जो इलाका है, ये भूमध्य सागर से घिरा के बीच में भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में जहाँ आपको बताया जा रहा है, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे इसके बिल्कुल विपरीत, ठीक है, किनारे भिन्न हैं, जहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। ध्यान रखना है, महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भिन्न प्रकार के वनस्पति, यानी भूमध्य सागर वनस्पति, जहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं, यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई
जाती हैं। ये ध्यान रखिए, ये भूमध्य सागर वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में समय को ढा लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। ठीक है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, विश्व के फेफड़े किसे कहा जाता है? ब्राज़ील के वनों को कहा जाता है भाई। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है क्या? विश्व के फेफड़े। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखने आगे हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। तो भी चारों प्रकार की ऋतुएं जहाँ पाई जाती हैं, और ये भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ हैं। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, जीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। यानी रस जो रसीले पदार्थ होते हैं, जो रसीले फल होते हैं वह है। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए जहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, जहाँ वन जीवन कम है। ठीक है। आगे शंकुधारी वन। अब आपको पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बताया गया, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा पर्णपाती वनों के बारे में, फिर आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में बताया गया। अब आपको आगे बताया जा रहा है शंकुधारी वन, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टाइंगा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, टाइंगा की विशेषता क्या है? जो है वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो जो है 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन होते हैं, जो है 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। तो शंकुधारी वनों के जो पेड़ों की जो काष्ठ होती है ना, जो शाल होती है, उसका प्रयोग किसके लिए होता है? लुगदी बनाने के लिए होता है भी, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस से पैकिंग के लिए भी बक्से बनाने के लिए होता है। ठीक है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। तो इन वनों के उदाहरण आपको याद रखना है, शंकुधारी वनों के उदाहरण आपको याद रखने हैं। तो चीड़, देवदार एवं इन वनों के मुख्य पेड़ हैं, जहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टाइंगा का अर्थ आपको ध्यान रखना है क्या होता है? शुद्ध, जहाँ अंश हुआ होता है। ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं इस समय ही। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति है ये। आगे घास स्थल। अब आपको प्राकृतिक वनस्पति का पहला प्रकार वन और वनों के प्रकारों के बारे में बहुत विस्तार से बता दिया गया है। आगे प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा प्रकार है घास स्थल। तो आपको अब घास स्थल वहीं ठंडी और गर्म जलवायु के आधार पर बताया जाएगा। पहले उष्णकटिबंधीय घास स्थल, यानी गर्म क्षेत्र की घास स्थल। जे वन भूमध्य रेखा के किसी जे जो वन होते हैं, ये भी वन ही होते हैं एक प्रकार के। जे वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग पाते हैं, दक्षिण उत्तरी या दक्षिण दोनों क्षेत्रों में, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं, यानी मकर रेखा और कर्क रेखा। जहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, यानी मध्यम वर्षा होती है जहाँ, यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म क्षेत्र है और वर्षा प्राप्त हो रही है काफ़ी, तो मीटर ऊंचाई तो फिर बढ़ेगी घास की। ठीक है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण होते हैं जहाँ तो पाए जाएंगे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। ठीक है। और जहाँ पर महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहाँ की घास आमतौर पर छोटी होती है लेकिन पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ठीक है। आगे कंटीली झाड़ियाँ, 3 ही प्रकार हैं इनके बारे में। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं क्या? कंटीली झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ जो आपको ध्यान रखना है कि वह हमेशा अधिकतर सामान्यतः मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, यानी गर्म जो रेगिस्तान होंगे वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही पाए जाएंगे। तीव्र गर्मी में बहुत कम वर्षा के कारण जहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। ठीक है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें, तो आप यदि आप
एड्रेस साथ में लेकर बैठे हैं तो आप उनमें देख लीजिए। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? देख लीजिए, भारत का तो मरु है, मरु रेगिस्तान, ठीक है, जो थार का रेगिस्तान, ये नाम है इसका। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए। तो जहाँ पर ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, और भी जहाँ पर छिपकली और भी आदि जानवर पाए जाते हैं, जिन्हें आप जान चुके हैं। यह देख लीजिए, क्या आप जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, जो आपको ध्यान रखना है। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल के विभिन्न नाम। पहले आपको उष्णकटिबंधीय घास स्थल बताए गए हैं, यानी गर्म घास स्थलों के नाम बताए गए हैं अलग अलग महाद्वीपों में। तो पूर्वी अफ्रीका में भी गर्म घास स्थलों को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। ब्राज़ील में गर्म घास स्थलों को क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। और वेनेजुएला में गर्म घास स्थलों को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। तो वेनेजुएला के लास्ट में ला आ रहा है, और ला से ही घास का नाम लानोस से शुरू हो रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और पूर्वी अफ्रीका में तो आपको पता ही है, अफ्रीका में सवाना ही है, पूरा मरुस्थली, तो वो आप वैसे कर सकते हैं, सवाना है, ठीक है, घास स्थल। सहारा, वहाँ का जो सहारा क्या है, सवाना से और सहारा को दोनों के जो पहले नाम है, अक्षर है, उसे हम मिला सकते हैं, सहसा है। सहारा वहाँ का रेगिस्तान है, और सवाना वहाँ की क्या है? घास स्थल है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, यानी गर्म घास स्थल है, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका की। और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कंपोस्ट है, जी आप ध्यान रख लेना। आगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, यानी ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले घास स्थल। तो अर्जेंटीना भी पंपास है जहाँ पर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में पेरिजे, तो आपको वैसे ही याद ही होंगी, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या कहलाती है? वेल्ड कहलाती है, ठीक है। ठंडी घास स्थल के बारे में बताया जा रहा है, ठंडी घास स्थल के बारे में बताया जा रहा है। रेगिस्तान के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ठंडी घास स्थल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मध्य एशिया में स्टेपी है, मध्य एशिया में स्टेपी कहलाती है ठंडी घास स्थल। और ऑस्ट्रेलिया में ठंडी घास स्थल डोन कहलाती है, ये आपका ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, जहां बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, जहां केवल काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं, जो अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। देखिए, अभी जब हम बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही कम वनस्पति मिलती है, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में वहाँ पर काई या लाइकेन जैसी छोटी झाड़ियाँ मिलती है, और इसे हम टुंड्रा कहते हैं, ठीक है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती हैं, जहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर है, मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। जहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं, बिसील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है, और बर्फीली लोमड़ी है। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में प्राप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे कहाँ से प्राप्त होंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इनके संरक्षण के बारे में भी कुछ सुझाव दें। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको इस चैप्टर की विषय वस्तु समझ आ गई होगी, जैसे कि हम दोबारा आपको एक बार रिव्यू करवाते हैं। देखिए, आपको प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रकार बताएंगे। पहले वन बताया गया, दूसरा घास स्थल, और तीसरी कांटेदार झाड़ियाँ बताई गई। वनों में आपको अलग अलग वनों के प्रकार बताएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बताए गए, ठीक है, और ठीक है, जहाँ पर अधिक वर्षा, अधिक तापमान होती है, और इनके उदाहरण आपको रोजवुड, आबनूस और महोगनी बताए गए। फिर आपको आगे जो प्रकार बताए गए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बताए गए, और जो मानसूनी वन भी होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में मुख्यतः पाए जाते हैं। और जहाँ की जो लकड़ी होती है वह दृढ़ होती है। इसके उदाहरण साल, सागवान, शीशम या नीम आप ले सकते हैं। और जहाँ पर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लगूर आदि जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। फिर आपको शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में बताया गया है। ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील के बारे में बताया गया है, जहाँ पर जब पाए जाते हैं, जहाँ बाज चीड़ जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ आपको बताया गया, ठीक है। फिर आगे आपको प्रकार बताया गया शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में, जो उच्च अक्षांशों की में पाए जाते हैं। इसमें उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश आते हैं, ठीक है। इनकी पत्तियाँ सूक्ष्म मौसम में झाड़ देते हैं, और ये इनमें जो
मुख्य पेड़ हैं वो है बाज, एश, चीड़, बीज, ठीक है। इसमें फीजेंट मोनाल जैसे पंछी भी पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान। फिर आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में बताया गया, यहाँ पर रसीली वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और ये मुख्यतः क्या होते हैं कि उत्तर पूर्वी किनारों अधिकांश शीतोष्ण सदाबहार वन पर्णपाती वन पाई जाती है, आपको बताएगा। और जो पश्चिमी किनारे होते हैं महाद्वीप के, वहाँ पर अधिकतर कौन सी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, मेन जो क्षेत्र है जब भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, जो अधिकतम यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है। इनका नाम इन्हीं के कारण पड़ा है, ठीक है। और इसके और भी क्षेत्रों पर में पाई जाती है, आपको बताया गया। फिर आपको जहाँ पर रसीले पदार्थ जो फल हैं वो उगाए जाते हैं, जैसे अंजीर, जैतून, अंगूर, ये बताएगा। जहाँ पर चारों पर जहाँ की जो जहाँ पर क्या है भी, इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा तीनों प्रकार की मृद वो पाई जाती हैं ऋतुएं, इनके बारे में बताया गया। फिर आपको शंकुधारी वृक्षों के बारे में बताया गया है। ऊंचाई पर 50 से 70 उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों में पाए जाने वाले वनों को शंकुधारी वन कहते हैं, या टाइंगा भी कहते हैं, ठीक है। इनकी लकड़ी क्या होती है, इनकी लकड़ी नरम होती है, ठीक है। और इनका उपयोग सामान्यतः इनकी लकड़ी, इनकी जो लुगदी होती है, इसका जो प्रयोग, इसकी कास्ट का उपयोग सामान्यतः लुगदी बनाने के लिए और नरम कास्ट और माचिस के पैकिंग के बक्से बनाने में भी किया जाता है। फिर आपको इनके उदाहरण दिए गए भी, शंकुधारी वन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो चीड़, देवदार आदि इनके उदाहरण है, ठीक है। उसमें जानवर कौन से पाए जाते हैं, तो रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू आदि जैसे यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। फिर आपको घास स्थल के बारे में बताया गया। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में बताया गया, यहाँ पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक की मीटर की घास पाई जाती है, आपको बताया गया। जहाँ पर हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन जैसे भी जानवर पाए जाते हैं, आपको बताया। भूमध्य रेखा के दोनों ओर जहाँ घास स्थल होती है, आपको बताया गया। फिर आपको शीतोष्ण घास स्थल के बारे में बताया गया, ठीक है। फिर आपको कंटीली झाड़ियों के बारे में बताया गया, और इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम इनके MCQ करते हैं। ये इनके MCQ हैं भाई, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वनस्पति का विकास किन 2 कारणों पर निर्भर करता है, तो तापमान और आर्द्रता। वृद्धि, वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियाँ कौन सी है, तो वन है, घास स्थल है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए, तो मैंने आपको उदाहरण याद करने के लिए कहा था, रोजवुड और आबनूं से बता सकते हैं। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। नींबू वंश फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं, तो नींबू वंश फल भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं, जहाँ गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृद शीत ऋतुएं होती हैं। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए, तो इसमें किताब में भी 2 ही बताए गए हैं, जहाँ पर लिख 4 दिए गए हैं ताकि टीचर से बातचीत करके बता सकें, लेकिन आप किताब के मुख्य ले लीजिए। इन वनों के वृक्षों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए किया जाता है। माचिस बनाने के लिए, पैकिंग के बक्से तथा सजावट का सामान बनाने हेतु किया जाता है। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं, तो भाई मौसमी घास स्थल महाद्वीपों के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। सही उत्तर चुनिए भी। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, तो टुंड्रा वनस्पति में, ठीक है, जो सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति है भाई। कांटेदार झाड़ी मिलती है, कहाँ मिलती है, तो गर्म एवं ठंडी रेगिस्तान जलवायु में मिलती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर बंदर बता सकते हैं। शंकुधारी वन के एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति बताइए, तो चीड़ है भाई, उदाहरण दिया गया है। शंकुधारी वनों का एक उदाहरण है चीड़ पेड़। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, तो मध्य एशिया आएगा। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर बताइए, तो जो वालरस है वो एक ध्रुवीय जानवर है, और जो देवदार का वृक्ष है जो नर्म काष्ठ का वृक्ष है, और जो जैतून है यह एक नींबू फल वंश है, और जो हमारी हाथी है यह एक उष्णकटिबंधीय जानवर है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनमें पाए जाने वाला एक जानवर है। और जो हमारा कंपास है यह ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं, और जो हमारा डाउन है यह ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल है। तो ये आपको नाम दिए गए हैं, इनकी विशेषता आगे लिखी गई है, जो कहाँ पर है ये आपको बताया गया है, ठीक है। आगे कारण बताइए, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के फर एवं त्वचा मोटी होती है, क्यों होती है भी, इससे वे ताकि वे ठंडी जलवायु में सुरक्षित रह सकें।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सूक्ष्म मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्यों? ऐसा वे जल सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। वनस्पतियों के प्रकार एवं संघर्ष एवं स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते हैं। तो तापमान, नमी, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। तो इस तरह हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं भाई इसके नोट्स। प्राकृतिक वनस्पति वर्णन। पहले प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताया गया। प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, जो शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता मुख्यतः जलवायु के कारण होती है। पहले वनों के बारे में बताया गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। जो घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। चूँकि जहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए जहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। वृक्ष इनके भी दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं। रोजवुड होता है, आबनुस होता है और महोगनी होता है। फिर आपको ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, नोट में लिखवाया गया है। फिर आपको एनाकोंडा अजगर, यह विश्व का सबसे बड़ा सांप है और यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जय मानसूनी वन होते हैं। यह वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। जल सुरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म मौसम में जो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। वृक्ष इनके दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं। इनके उदाहरण देख लीजिए, साल, सागवान, नीम, शीशम पाए जाते हैं। इनमें जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में बताइए। कटिबंध नहीं आएगा, सदाबहार आएगा। कटिबंध नहीं आएगा, कटिबंध उष्ण नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ पर सदाबहार आएगा। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। क्या? शीतोष्ण सदाबहार वन, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। आगे वृक्ष इनके बाज, चीड़, ठीक है, जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में बताया गया है। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिकांश पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली तथा दक्षिण पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। वृक्ष इनके बाज होते हैं, एश होते हैं, बीज आदि होते हैं। इनके जानवर हिरण, लोमड़ी, भेड़िए आम जानवर होते हैं। इनके पंछी फ्रिजेंट एवं मोनाल भी जहाँ पाए जाते हैं। फिर आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में बताया गया है। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भूमध्य सागर की विशेषता क्या है? इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृद शीत ऋतु होती हैं। इन क्षेत्र प्रदेशों को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, ठीक है। नोट में लिखेंगे, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में समय को ढाल लेते हैं। इनकी शाल मोटी होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। आगे हमारे शंकुधारी वन। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैंगा भी कहते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं जिनका प्रयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। प्रमुख पेड़ इसमें चीड़ और देवदार रहते हैं। सामान्य जानवर इसमें रजत, लोमड़ी, मिक, ध्रुवीय भालू होते हैं। टैंगा रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शुद्ध एवं अनछुआ होता है। अब आपको अगली वनस्पति प्राकृतिक घास के बारे में बताया गया। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। इनकी घास की ऊंचाई 4 से 5 मीटर तक हो सकती है। उदाहरण अफ्रीका का सवाना घास स्थल, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ जानवर आदि पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं जहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। सामान्यतः जंगली भैंसा, बाइसन, जिसे हम भैंसा कहते हैं, ये बाइसन होता है।
ठीक है, एटिलपी जानवर जहाँ पाए जाते हैं। अब आपको कंटीली झाड़ियाँ जो शुष्क रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। अब आपको ध्रुवीय प्रदेश के बारे में बताया गया, जहाँ केवल काई लाइकेन छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के कारण उत्पन्न होती हैं। इसे टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में ये यूरोप, अफ्रीका तथा उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। अभी जहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटी चमड़ी पाई जाती है। प्रमुख जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। विभिन्न प्रदेशों के घास स्थलों के नाम लिखिए। उष्णकटिबंधीय घास, गर्म घास स्थल के नाम। पूर्वी अफ्रीका में गर्म घास स्थल को सवाना कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका में। ब्राज़ील में गर्म घास स्थल को कंपोज कहते हैं। वेनेजुएला में गर्म घास स्थल को लानोस कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ठीक है, ठंडे अर्जेंटीना में ठंडे मरुस्थल को पेम्पास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में ठंडे मरुस्थल को प्रेरी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ठंडे मरुस्थल को वेल्ड कहते हैं। मध्य एशिया में ठंडे मरुस्थल को स्टेपी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ठंडे मरुस्थल को डान या फिर डाउन्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह आज का मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है चैप्टर आपको समझ आया होगा। अंत में जो आपको नोट दिए गए हैं इन्हें आप अपनी कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की पूरी विषय वस्तु समझ आ जाए। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।